नमस्कार, मैं हूं नमस्कार, डॉक्टर मैं राजीव हूँ कपड़िया डॉक्टर और राजीव आप देख कपड़िया रहे हैं और लाइव आप देख रहे हिंदुस्तान हैं लाइव चर्चा। हिंदुस्तान चर्चा। और आज हमारा और हम आज चर्चा हमारा करने हम जा चर्चा रहे हैं करने जा रहे हैं केंद्र सरकार केंद्र के हिमाचल सरकार के के फंसे हिमाचल के रवैये प्रति रवैये पे। ऋण की सीमा घटा दी गई है, एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट की सीमा कम कर दी गई है, जीएसटी प्रतिपूर्ति बंद कर दी गई है और इन सब चीजों के बीच में अब सुक्खू सरकार को आगे कार्यकाल अपना चलाना और कमिटमेंट पूरी करना, वेतन, पेंशन, भत्ते देना मुश्किल होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो ऋण की सीमा कोरोना काल में हमारी कुल जीडीपी की 3% से बढ़ाकर 5% की थी, उसको अब फिर से 3% के आसपास लाने का फरमान जारी कर दिया है। पिछले वित्त वर्ष में हमने 14,500 करोड़ का कर्जा लिया था, उससे हमारी सरकार चली थी, संस्थान चले थे, वेतन पेंशनें दी गई थी। लेकिन अब ये कर्जा कम हो जाएगा और हम लगभग 9,000 करोड़ रुपया कर्जा ही ले पाएंगे। वहीं जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट थे, जो कि एडीबी बैंक, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक, इनके जो हमें लोन मिलते थे डेवलपमेंट किसी प्रोजेक्ट के बेस्ड पे, और इसमें 90-10 रेशो होती थी। 10% ही शेयर स्टेट को देना पड़ता था, बाकी 90% केंद्र वापस करता था। लेकिन उसमें अब 7,000 करोड़ की सालाना लिमिट फिक्स कर दी गई है, जबकि पहले इस पे कोई लिमिट नहीं थी, उससे कई प्रोजेक्ट चलते थे। लेकिन अब सब असर पड़ेगा, सुक्खू सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसी विषय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिले हैं और उन्होंने हिमाचल के हक की आवाज उठाई है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि हिमाचल ने जो ओपीएस लागू करने के लिए एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, उसको लेकर केंद्र ने अब अपने हाथ पीछे खींचे हैं, ताकि हिमाचल अपने ऊपर कर्जा और ना बढ़ाए। अभी लगभग 76,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल के ऊपर है। और आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं अपने संजय शर्मा जी भाजपा की तरफ से, तो प्रेम कौशल जी कांग्रेस की तरफ से, और संजय चौहान जी सीपीएम की तरफ से। और हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व आईएएस अधिकारी और वित्त विभाग में भी सचिव के तौर पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं, डॉक्टर के आर भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो भारती जी, सबसे पहले जो केंद्र, भारती जी सुन रहे हैं आप मुझे? भारती जी? हाँ, मैं सुन रहा हूँ बीच में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना जी जी। चाहूंगा, जो ऋण के ऊपर जो कटौती कर दी है, हिमाचल जैसी स्टेट की जो मौजूदा स्थिति है पिछले कई सालों से चली आ रही है, कर्ज लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं और कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है, वेतन पेंशन के लिए भी लेना पड़ रहा है। और 62% हमारा जो बजट का एक बड़ा भाग है, वो पेंशन, वेतन की अदायगियों, कर्ज की अदायगी और कर्ज के ब्याज की अदायगी पे खर्च होता है। तो ऐसे में अब सुक्खू सरकार का सफर कठिन नहीं होगा क्या? जी भारती जी। सभी को और जी बिल्कुल ठीक है। हिमाचल की जो वित्तीय स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो इतने ज्यादा नहीं है। और मैं पिछली चर्चा में भी बताया था कि लगभग 16,472 करोड़ हमारी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है सारी। जी और जी बीच में हमारे सेंट्रल जो असिस्टेंस आती है, उसको मिला के सारा हमारा जो रेवेन्यू रिसीट्स है उस लगभग 38,000 करोड़ के करीब है। 37,999 करोड़ जो जी बजट बुक में दे रखा है। और जी जो हमारे बजट साइज 53,000 करोड़ का है, तो इसमें हमारे जी गैप तो रहता है। और जी हम लोन से ही अपनी जरूरतें जो हैं पूरी करते हैं। और जैसे आपने स्वयं बताया कि लगभग 71% हमारी जो कमिटेड लाइबिलिटीज है, इसमें कमिटेड जी लाइबिलिटीज में आ जाता है सैलरी, पेंशन, फिर जी जी लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट, ये सारा आ जाता है, तो 29% के लिए बचता है। तो ऐसे में लोन की सीमा अगर कम हो जाए, वैसे जो आपने बताया कि पहले ज्यादा थी और शायद कोविड काल में इन्होंने 3 से 5% की थी, नहीं तो जो FRBM एक्ट है हमारा, वो बोलता है जी 3% ऑफ GSDP। जितना हमारा जी GSDP है वो 3% हमें लोन परमिटेबल होता है। तो जी लेकिन ये 5% कर दिया गया था कोविड काल में। और जी इसके ओवर एंड अबव जो हम न्यू पेंशन स्कीम थी ना, न्यू पेंशन स्कीम, उसमें जी एम्प्लॉय शेयर होता था 10%, शायद गवर्नमेंट ने 14% कर दिया था। ये जो जी हमारा पैसा जाता था, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था
कि आप अभी आप अखबारों में सप्लीमेंट्री सॉरी मैचिंग ग्रांट यूज कर रहे हैं, वो मैचिंग ग्रांट टाइप नहीं, वो एडिशनल लोन टाइप था, सप्लीमेंट्री लोन कह हाँ, जो सकते हैं लोन है, आप। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा कि एडिशनल इतना आप लोन है। लोन उठा सकते हैं, जी हाँ एडिशनल लोन कि आप जी उठा सकते हैं। 24% हमारा 10% लोन अगर तो ये, और जैसे आपने स्वयं बताया कि जीएसटी की जो कंपनसेशन वो 22 में बंद हो गई थी, जून 2022 से बंद है ये, जी, अभी नहीं हुई है, नई नहीं हुई है। वो भी 1 3500 दो करोड़ हजार मिलता बाईस था से हर हमें साल जीएसटी, केंद्र से। हाँ वो कम हो गया। और जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होती है, फाइनेंस कमीशन अवार्ड होता है, वो हर 5 जी साल के बाद फाइनेंस कमीशन बैठता है, फिर उसके हिसाब से हमें पैसा मिलता है। उसके हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी मिलती थी, वो बजट बुक में और बजट स्पीच में ऑनरेबल सीएम ने खुद कहा है कि वो बहुत कम हो रही है, मतलब हमारे 25-26 जाके तो 3,000 करोड़ ही बचेगी। तो इस जी तरीके से हमारी जो असिस्टेंस है वो कम हो रही है, लोड भी कम हो रहा है, हमारे ना डेवलपमेंट पे असर हो सकता है। अभी 29% जी बचता है डेवलपमेंट के लिए जिसको कहते हैं, तो थोड़ी असर तो होगा ही नेचुरली, हम ये नहीं कह सकते कि इसका असर नहीं होगा। जैसे एम्प्लॉयज की एरियर्स में नहीं, प्रॉब्लम बहुत आएगी, ज्यादा असर पड़ेगा। डीए वगैरह देने में दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी, डेवलपमेंट में भी दिक्कत आएगी। जी और अभी भारती जी, सुक्कू सरकार ने एफआरबीएम में 6% लोन का एक विधेयक पास किया संशोधित, कि हमें जो हमारी कुल जीडीपी है हम्म, उसका हमें 6% लोन दिया जाए। उन्होंने ज्यादा मांगा, लेकिन जो पहले से तय था उससे भी कम हो गया है। तो क्या आने वाले वित्त संकट में, बड़े हम्म। वित्त संकट में नहीं फंसेगी सरकार? नहीं, वित्त संकट तो है, इसमें तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता इस बात को। वित्त संकट तो है, अब लोन से जैसे तैसे पूरा कर रहे थे, वो लोन भी नहीं मिलेगा। और अभी हम हमारी साख बची मार्केट में, क्योंकि हम लोन वापस करते हैं समय पर, इंटरेस्ट भी वापस जी करते हैं। तो जब जी आरबीआई से हम लोन मांगते हैं तो जो जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से मिल जाता है हमें। और जी हिमाचल का रिकॉर्ड अच्छा रहा, मैं आपको बताऊं, कर्ज जो सारी स्टेट से ले रही है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, अगर आप केंद्र भी सारी ले रहा स्टेट्स है। का स्टडी करें कंपैरेटिव, सारे लोन फंसे हुए हैं, क्योंकि ये अपने सोर्सेज ऑफ इनकम है नहीं। और हिमाचल जैसी स्टेट जो, उसको तो सेंटर की हैंड होल्डिंग चाहिए, सेंटर की हैंड जी होल्डिंग के बगैर नहीं हिमाचल चल सकता। हम पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कल्चरल इंटैक्टनेस, कल्चरल आइडेंटिटी को देखते हुए हमारी स्टेट की रचना हुई थी, इकोनॉमिक जी वायबिलिटी को देखते हुए नहीं हुई थी। और उस वक्त बिल्कुल जो होम मिनिस्टर था उसने माना था कि धीरे धीरे जब इसकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छी हो जाएगी तो हम फुल फ्लैज स्टेट हुड देंगे। जैसे तैसे जी हमारे लीडर्स ने प्रयत्न किया और हमें फुल फ्लैज स्टेट हुड मिल गया, लेकिन हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं आई है। हमारे टैक्स बेस बिल्कुल बहुत कम है हिमाचल में, बहुत ही कम है। अब कितना लोग लगाएंगे, पॉवर्टी भी है। कोशिश कर रही है सरकार जैसे तैसे अपने सोर्सेज को बढ़ाने की, और बढ़ाने की जरूरत है। जी जी कौशल जी, अभी आप सुन रहे थे कि ऋण लेने की सीमा कम कर दी गई है, एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट को एक सीलिंग कैप लगा दिया गया है कि आप 7,000 करोड़ से ज्यादा का कोई भी एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। जबकि सरकारें प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट हो रही है पिछले कुछ सालों से, जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, प्रोजेक्ट बेस्ड है वो, एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट पे ज्यादा सरकारों के विभागों का काम टिका हुआ है। संजय जी, तो ये कैसे सरकार निपटेगी? क्योंकि हमारी वेलफेयर स्टेट है, एकदम से हम नए टैक्सेस भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। जी संजय जी। राजीव जी, आज जी आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस चर्चा को रखा है। जी मैं समझता हूं जो भारती जी ने अभी यहाँ पर कहा है, बतौर, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं वित्त और विभाग में भी इनका रहे हैं। वित्त के साथ सरकार में डील करने का लंबा तजुर्बा रहा है, मैं समझता हूं कि हमें इस चीज को हिस्टोरिकली देखने की जरूरत है। पहले तो हमारे जो राज्य का जो गठन हुआ है, जो राज्य का दर्जा मिला, मैं बिल्कुल सहमत हूं भारती जी से कि ये जी कल्चरली और हिली स्टेट होने के नाते जो है इस हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन जो है उस समय में हुआ। और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, डॉक्टर परमार, जी उन्होंने इसको प्रेस किया, तब जाकर जो है ये राज्य का दर्जा मिला। परंतु उसके बाद ही आप देखें कि जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन था,
क्योंकि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे जो आर्टिकल 275 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा देने का जो है वो प्रावधान करता है। तो उसमें जो है हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है वो दिया गया था, और इसमें फंडिंग जो है, अधिकांश फंडिंग जो है केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश के विकास और उसको खर्च चलाने के लिए की जाती थी। परंतु 1991 के बाद ये जो दौर हमारा चला है, ये जो नई आर्थिक नीतियां जो उस समय में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उन नीतियों के चलते जो आज हमारे राज्य के ऊपर जो संकट खड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ वो नीतियां इसके लिए दोषी है। और ये जो अभी भारती जी ने भी जिसका जिक्र किया, ये जो FRBMA जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट जो 2003 के अंदर जो तत्कालीन वाजपेयी जी की भाजपा की सरकार थी, उन्होंने केंद्र में जो है इसको पारित किया। और उसी तरीके से ये बहुत एक ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि 2005 में जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश के कानून को जो है FRBMA कानून को जो है वो पारित किया गया। समझने की बात है कि आज दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे को दोषी ठहराने का काम कर रही है, परंतु आर्थिक नीतियों के अंदर कांग्रेस और भाजपा की आर्थिक नीतियों के अंदर अगर आप देखें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 2003 में केंद्र में पूर्व जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय वाजपेयी जी, वो FRBMA पास करते हैं, और 2005 में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार यहाँ पारित करती है, जिसके अंदर जो भारती जी ने भी कहा कि हमारा जो डेफिसिट है, हमारा जो बजट का घाटा है, उसको 3% तक लाने की जो है वो उसके अंदर प्रावधान है। और 2010 के बाद आप देख रहे हैं निरंतर जो है हमारे प्रदेश के अंदर जो सहायता वहां पर मिलती थी, जो 90-10 से बहुत से प्रोजेक्ट्स अभी हटा दिए गए हैं। हालांकि सरकार बोल रही है अभी केंद्र सरकार की हम 90-10 पर वो कर रहे, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था उसमें। तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी बिना केंद्र की सरकार की मदद से, आर्थिक मदद से वो चल नहीं सकती है। और जिस प्रकार से आज ये जो आर्थिक नीतियां केंद्र में चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, और चाहे हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार, जिस तरीके की आर्थिक नीतियां जो आज लागू कर रही है, उससे आज ये आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल सहमत हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, जो कह रहे हैं कि हम जो है बहुत आर्थिक संकट के दौर से गुजर। आप याद करें, अगर पिछले 5 वर्ष में आप जाएं, जब भाजपा की जयराम जी की सरकार बनी थी, उस समय जयराम जी भी यही राग अलाप करते थे कि 48,000 करोड़ का कर्जा जो है वो वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस की सरकार छोड़ गई है, इसलिए विकास जो है वो संभव नहीं है। मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। अगर एक दशक के अंदर हम देखें, 2011-12 के अंदर हिमाचल प्रदेश के ऊपर 28,000 करोड़ के करीब का कर्ज था, परंतु आज 10 वर्षों के अंदर करीब ये जो है 3 गुना ये कर्ज बढ़ना है। और अभी चर्चा क्या हो रही है कि हम 14,500 करोड़ रुपया कर्ज ले पाएंगे या 9,000 करोड़ रुपया कर्ज ले। प्रश्न ये नहीं है, चर्चा हम ये कर रहे हैं मेरे ख्याल से कि हम जो है आगे अगले वित्त वर्ष में 90,000 करोड़ हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा, या जो है ये 85,000 करोड़ होगा। चर्चा आज क्या है राजीव जी, आवश्यकता कि हम राज्य के संसाधनों को कैसे जो है उसको जो है आर्थिक रूप से इस राज्य को वायबल बनाने के लिए जो है वो कार्य करे। वो मैं समझता हूं कि सरकार जिस मर्जी पार्टी की रही हो, वो कार्य हुआ नहीं है। इसलिए अभी जो बजट के अंदर आप देख रहे 71% जो है वो सैलरी में है, पेंशन में है, ऋण के माफी में है, केवल 29% बचता है। और अभी एक चीज और देखने की जरूरत है कि 11,000 करोड़ के करीब देनदारी है कर्मचारियों की और बागवानों की, जो अभी सरकार ने जो है पिछले कई वर्षों से जो है वो सरकार ने देनी है। तो इसलिए आज आवश्यकता क्या है, मैं समझता हूं ये जब से पिछले 9 वर्षों के अंदर ये मोदी जी की सरकार देश के अंदर आई है, हमारे देश के अंदर जो संघीय ढांचा था, क्योंकि जीएसटी लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, और जिस प्रकार से 2022 में ये कोई अभी नहीं संकट खड़ा हुआ है, जुलाई 2022 के बाद जो कंपनसेशन जीएसटी का 2200 करोड़ के करीब मिलता था वो बंद कर दिया। और ये तो अभी
सरकार अगर हम देखें FRBMA में 2021 में, तब तो केंद्र में मोदी जी की भाजपा की सरकार थी और राज्य में जयराम जी की सरकार थी, तब भी FRBMA में अमेंडमेंट किया गया। तब भी क्या कहा गया कि 3% से जो हमारा डेफिसिट है वो 5% करेंगे और हम कर्जा लेंगे। अभी सुक्खू जी तो ये बात आते ही इन्होंने जनवरी में कर दिया, पहले बजट के सेशन में 6% की अमेंडमेंट की गई है। इसलिए ये जो कर्ज लेकर घी पीने का काम है, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा वो वायबिलिटी चलती नहीं है। बिल्कुल, जितना मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसमें जो डेफिसिट इकोनॉमी है वो विकास की ओर ले जाने का काम करती है स्वाभाविक, परंतु जब आपके घर के दाने बिक गए हो तो तब अगर आप उस हद तक जाएंगे तो इससे जो आज वित्तीय संकट खड़ा हुआ है, मैं समझता हूं कि जो केंद्र से मदद मिलनी चाहिए थी राज्य को, जो विशेष राज्य का दर्जा था, वो मदद बंद हुई है और उसके चलते एक गंभीर आर्थिक संकट है। राजीव जी, विकास पे इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी की बात नहीं है, रुक जाएंगे। अब जो भाजपा के, आज मैं कह रहा हूं कि आप तो बात कर रहे हैं कि टैक्स लगाना पड़ेगा, पानी के ऊपर जो सबसे जिंदा रहने के लिए, हर जीवित चीज के लिए हर वर्ष जो है 10% बढ़ता। अभी शिमला शहर में देख लो आप, 4-5 महीने महंगा पानी होगा शिमला शहर में, पूरी कंट्री में। सरकार ने माफ किया, अगर सरकार कितने दिन माफ करेगी। आज हजारों रुपए के बिल है, जो 250 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए दिन में कमाता है, वो कैसे हजारों रुपए का पानी का बिल देगा। बिजली आपकी महंगी हो रही है, आपकी शिक्षा महंगी हो रही है, आपकी जो है सेवाएं बंद हो रही है। आपने देखा आज शिक्षा विभाग में ही जो है 20,000। संजय जी, मैं अभी कौशल जी जुड़ गए हमारे साथ। कौशल जी, अब एक बड़ा वित्तीय संकट, 2 मिनट, इसका असर जो है जनता के ऊपर पड़ रहा है। स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षण संस्थान बंद हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो रही है, परिवहन की सेवा जो एकमात्र है HRTC वो बंद, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। आम आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। इसलिए चर्चा केवल मात्र ये न कि लोन लेना है, हम कैसे अपने संसाधन में उसका भी, क्योंकि हम सिर्फ चर्चा के लिए या विरोध के लिए विरोध नहीं, क्या वायबल हो सकता है जिससे हमारे राज्य जो है आर्थिक रूप से हो, हम उस पर भी चर्चा करने के लिए, सकारात्मक चर्चा करने के लिए जो है हम सबको मिलकर इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है। जी चौहान साहब। कौशल जी, अब स्थितियां एकदम से विकट हो गई हैं। आपकी कांग्रेसी सरकार आते ही 6 महीने हुए हैं और केंद्र ने 2 झटके तो बहुत बड़े दे दिए हैं। एक तो क्योंकि लोन पे बहुत कुछ टिका हुआ है, लोन की सीमा कम कर दी गई है। एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट जो हम भेजते थे उसको भी एक सीलिंग 7,000 करोड़ की लगा दी गई है। तो अब आने वाले समय में पेंशन, वेतन, ये चीजें देना, कर चुकाना मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा विकास के लिए तो बहुत बड़ी समस्या सुक्खू सरकार के आगे आ जाएगी। तो आपकी पार्टी की तरफ से भी मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा वित्त मंत्री के आगे अपना पक्ष रखा है, लेकिन वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा इस पे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपकी जो गारंटियां हैं वो भी इससे बुरी तरह प्रभावित होंगी। जी कौशल जी। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि पिछले 5 महीने कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में गठित हुए हैं और इन 5 महीने की स्थितियों में और इससे पहले जो स्थितियां थी उनमें को बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा आर्थिक रूप से बदलाव नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओपीएस लागू करने के अलावा कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसकी का दंड तो नहीं है, ओपीएस लागू किया है उसका दंड दिया गया हो। जी, ये कहीं केंद्र ने ओपीएस जो हिमाचल ने लागू किया है उसके बाद ही ये सीलिंग, ये लोन पे लिमिट, ये सब कुछ एकदम से हुआ। बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा हूँ कि अभी ओपीएस की घोषणा की, ओपीएस लागू हुआ और उसके बाद के सारे ये घटनाक्रम है। तो एक तरीके से जो हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी वर्ग है जिसको ओपीएस से वाजपेयी सरकार ने वंचित किया था, उनका ओपीएस देने के एवज में मैं समझता हूँ कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को, हिमाचल प्रदेश की जनता को और हिमाचल प्रदेश को दंडित करने का काम किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सही है, चौहान साहब ने कहा कि चर्चा लोन की लिमिट को लेके हो रही है। हमारी सरकार जब प्रदेश में बनी, सुक्खू जी ने पहली चीज जो की उसमें उन्होंने
इस तरफ सोचने का काम किया, प्रयास करने का काम किया कि किस तरीके से हम प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने में, उसको मजबूत करने की दिशा में काम कर सकते हैं। और उसी दिशा में कदम उठाते हुए वाटर सेस लगाने का फैसला हुआ, जो अधिनियम पास हुआ, कानून बना। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो एसजेवीएन है, एनटीपीसी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, उनको प्रवोक किया, उनको लिखित आदेश दिए कि वो ये वाटर सेस ना लें। और वो भी मामला जब तक कोई कोर्ट से कोई ऐसा जो आदेश है ना हो, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, कोर्ट से कोई ऐसा आदेश ना आ जाए, ऐसे पत्र जो है वो केंद्र सरकार ने, पावर मिनिस्ट्री ने ऐसी ऐसी जो कंपनीज है उनको निकाले, और जिसके चलते आज इसमें इसको लिटिगेशन में फंसाने का जो काम है वो केंद्र की सरकार की शय की वजह से जो है वो हो रहा है। तो संसाधन बढ़ाने का प्रयास हमारी सरकार जो है वो निरंतर करने की कोशिश कर रही है, कदम उठा रही है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए जो टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात है, जैसे हमारा मंडी का जो जयराम जी का ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको बनाने के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री ने कल 1-2 दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलकर पैसा मांगा है उसको बनाने के लिए। जयराम जी भी केंद्र से ही मांग रहे थे, मैं भी केंद्र से ही मांगा है। कांगड़ा का जो हमारा एयरपोर्ट है उसको एक्सपेंड करने के लिए जो है उसकी योजना है, और इसी तरह से टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं लागू करने का जो एक प्लान है वो सरकार ने तैयार किया है, ताकि प्रदेश में जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो सके, लोगों के ऊपर भी बोझ ना पड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामने हिमाचल प्रदेश में करना पड़ा है, इसका कहीं ना कहीं एक प्रतिशोध की भावना से हिमाचल प्रदेश को दंडित और प्रताड़ित करने का काम जो है, लोकसभा के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जहन में ये चीज है कि जो राजे के यहाँ सिलसिला शुरू हुआ है ये अगर जारी रहा तो दिक्कतें होंगी, परेशानी होगी। इसलिए इस सरकार को रोको, ये सरकार सही काम ना कर सका है, विकास के काम प्रभावित हों, सोशल वेलफेयर के काम प्रभावित हों। मैं समझता हूँ कि सारी इस योजना के तहत सारी ये चीजें जो है वो की जा रही है। आपने जब जयराम जी की सरकार थी, कोविड के नाम से आपने लोन लेने की लिमिट जो थी उसको बढ़ाया, उसकी सीमा को बढ़ाया। जैसे ही ओपीएस लागू किया, आपने जो थी उस सीमा में कटौती कर दी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, ये कदम 2 महीने 3 महीने पहले उठा लिया होता तो हम इसको क्लब ना करते ओपीएस के साथ। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो एक तरह से राजनीतिक तौर पर प्रदेश की जनता को और हिमाचल प्रदेश को दंडित करने के लिए जो है इस तरह के फैसले ले रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी प्रेम जी। संजय जी, अभी आप सुन रहे थे कि ये जो एकदम से 2 निर्णय आए हैं उससे कहीं ना कहीं हिमाचल का विकास आने वाले समय में प्रभावित होगा। जो योजनाएं चली हैं वो भी शायद अधूरी छूट जाएं, क्योंकि पंजाब भी ऐसी समस्या से जूझ रहा है और अब हिमाचल पे भी यही चीजें होने जा रही हैं। तो संजय जी, केंद्र सरकार का ये जो रवैया है तो अचानक क्यों बदल गया, इसके क्या इम्पैक्ट है? हालांकि ठीक है, कर्ज को एक रोकने के लिए ये कोशिश है, लेकिन ये कोशिश अचानक क्यों हुई? ये पहले भी हो सकती थी, कोविड काल ठीक है 2 साल रहा, पिछले साल तो कोविड काल नहीं था, पिछले साल भी अगर लोन की लिमिट कम कर देते तो कांग्रेस वाले भी ये सोचते कि नहीं ये रूटीन में हुआ कदम है। जी संजय जी। देखिए पथिरा जी, ये जो अवधारणा बनाई जा रही है कि ये हिमाचल के साथ कोई केंद्र सरकार अन्याय करने के लिए इस तरह का 5500 करोड़ रुपया लोन लिमिट जो है उसको कम किया जा रहा है, कितनी बोरोइंग लिमिट सरकार की होनी चाहिए, आफ्टर ये सारी चीजें जो हैं ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो है वो तय होती है। ये जो लोन लेने की सीमा घटाई गई है ये केवल हिमाचल प्रदेश के लिए, या हिमाचल प्रदेश में यहाँ की सरकार ने ओपीएस देने की घोषणा कर दी इसलिए जो है वो किया गया, इसके साथ कोई सरोकार नहीं है। पूरे देश के अंदर कम से कम 8-10 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका जो है वो बोरोइंग लिमिट जो है उसको कम किया गया है, क्योंकि घरेलू सकल उत्पाद जो है वो प्रदेश का जो है वो उससे कहीं अधिक बढ़ के जो है वो सरकारों ने लोन लिया था। उसमें पंजाब भी शामिल है, उसमें हिमाचल भी शामिल है, उसमें बंगाल भी शामिल है, उसमें केरला भी शामिल है, उसमें कई और अन्य प्रदेश जो है वो अपनी सकल घरेलू उत्पाद से कहीं अधिक जो है, पंजाब जो है वो शायद लगभग 45% से ऊपर चला गया था,
राजस्थान 39.7% जो है उनका पहुंच गया था बोरिंग लिमिट, उन्होंने खुद इंक्रीज कर ली थी। इसी तरह के जो है ये किसी भी तरह ये आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। जहां तक प्रदेश के विकास की बात रही, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो जिस तरह से चल रही थी जो वो उसी तरह से चलेंगी, उसमें किसी तरह का कोई मतभेद अगर पंजाब के लिए आएगी तो हिमाचल के लिए भी आएगी, हरियाणा के लिए आएगी तो वो यूपी के लिए भी, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ये केवल अपनी अवधारणा और जनता के अंदर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने जैसा है कि केंद्र जो है वो सौतेला व्यवहार कर रहा है। आर्थिक नीति जो है, के आर भारती जी यहाँ बैठे हैं, बहुत विशेषज्ञ भी हैं इन मामलों के, वो जानते हैं कि जो भी नीति बनाई जाती है वो चाहे प्रदेश के लिए, लेकिन उसके अंदर जो गाइडलाइंस आरबीआई और वित्त मंत्रालय बैठ करके जो तय करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली कुछ सेंट्रल जो है वो नीतिगत निर्णय जो है वो केंद्र सरकार पूरे देश को सामने रख करके करती है, केवल एक प्रदेश को। या अगर इसी तरह होता तो बंगाल के अंदर विकास बंद हो गया होता, इसी तरह होता केरल में बंद हो जाता, इसी तरह होता तो बिहार में बंद हो जाता। ये केवल अपनी अवधारणा है। जी संजय जी, ऐसा है, ये आप बड़े राज्यों का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे जीएसटी कलेक्शन भी ज्यादा है, वहां पे ट्रेड है, इंडस्ट्री है, सब कुछ है। हमारी एक वेलफेयर स्टेट है, यहाँ बड़ा लिमिटेड सोर्सेज है। तो मेरा सवाल यही था कि हम 71% पैसा जो हमारे बजट का है वो सारा खर्च हो रहा है पेंशन, वेतन और लोन को चुकाने में, ठीक है। 29% रह गया है, अब 29% का कहीं 9% ना रह जाए विकास पे, ये सबसे बड़ा सवाल आने वाले समय में। पथरिया जी देखिए, वाजपेयी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को स्पेशल आर्थिक पैकेज दिया, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पैकेज स्पेशल दिया, उसको किसकी सरकार ने कम किया? उसकी 20 साल की अवधि को किसने कम किया? केंद्र में उस समय 74 से लेकर जो 5th फाइनेंस कमीशन है उसने स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो स्टेटस जो है वो दिया था। वाजपेयी जी की सरकार तो 2003 में बनी संजय जी, उसने तो 2000 में ये जो एफआरबीएम का जो भूत लिया है 2003 में, ये वहीं से आया है जहां पर ये कट लगाने की और जो ये आरबीआई और जो दूसरी गाइडलाइंस आप बात कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कांग्रेस भी इसके समर्थन में रही है। प्रश्न आज ये है कि राज्य का विकास किस प्रकार से हो और आम जनता पर बोझ ना पड़े। मैं समझता हूं हम सबको मिलकर उसके लिए चर्चा करनी पड़ेगी। अगर हम बहस कर लेंगे कि वाजपेयी जी की सरकार ने ये किया, नरसिम्हा राव जी को, तो नीति में कोई अंतर नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि दोनों की नीति में कोई अंतर नहीं है, पर आज दो की सरकारें रही है। राज्य में अगर ये वित्तीय आर्थिक संकट खड़ा हुआ है तो इन सरकारों की नीतियों की वजह से ये हुआ है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं राजीव जी, ये जो न्यू नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस है, ये केंद्र में जो है वो लागू करने में वाजपेयी जी की सरकार का योगदान है 2003 में, और हमारे राज्य पहले राज्यों में से एक है। जब कांग्रेस की वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी तो उस समय में जो है ये नेशनल पेंशन स्कीम को जो है लागू किया गया। आज मैं बधाई देता हूं ये जो एनपीएस का कर्मचारी इसके आंदोलन ने सरकार को इसको वापस करने के लिए। उस समय में सिर्फ 3 सरकारें थी जब ऑप्शन दी गई, जो वामपंथ की सरकारें थी सीपीएम के नेतृत्व में, बंगाल में, केरल में और त्रिपुरा में, उन्होंने मना किया था। बाकी कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने तो इस एनपीएस को जो है लागू करने के लिए सहमति दी। तो आज ये जो है, आज प्रश्न क्या है कि इस लोन के भूत से कैसे निकला जाए। उसमें हमारा सुझाव यही है कि अपने संसाधन पैदा करने के लिए क्या हो सकता है, हम सबको, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, सबको मिलकर जो है काम करना पड़ेगा। और ये जो नीतिगत हमले जो हमारे संविधान के अंदर भी प्रावधान है कि जो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है, ये जो नीतिगत हमले केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के ऊपर हो रहे, इस पर रोक लगनी चाहिए। संजय जी, ये प्रश्न ये नहीं है कि भाई अभी कांग्रेस, ये प्रेम जी से भी मैं बात करूंगा, ये पहले भी हुआ है। जब जयराम जी की सरकार थी तब भी कट हुए हैं इसके अंदर, अगर आप देखें तब भी उनको जो है कोविड के नाम पर शहरी जो सुधार का, अर्बन रिफॉर्म का प्रोग्राम है जिसमें आपका शहरों के अंदर पानी की दरें बढ़ेगी, कूड़ा उठाने की भी, तो ये आज नीतिगत हमला है। मैं समझता हूं हम सबको मिलकर इसके लिए जो है कोई वे आउट निकालना चाहिए, अन्यथा आज दुनिया क्या श्रीलंका बनेगा। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, शर्तें आ रही हैं संजय जी, अभी जब लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी कोई साधन नहीं होगा। केंद्र की तरफ से शर्तें आ रही हैं। अभी ये शर्त लगी है, जितने भी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको ये शर्त लगाई गई है
कि आप हाउस टैक्स कलेक्शन को 10% की वो बढ़ोतरी करो इकोनॉमिक और तब आपको ग्रांट दी जाएगी। ऐसी ये शर्तें जो लगनी केंद्र से शुरू हो गई हैं। कोविड के अंदर जो 21 लाख करोड़ का जो गाना गाया गया था, ये वो हमारी वित्त मंत्री और जो उस समय अनुराग जी हमारे जो वित्त राज्य मंत्री थे, ये राजीव जी उसी का नतीजा है। ये जो गाने आज मैं कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, ये नीतिगत फैसले हैं। मैं संजय जी की बात से सहमत हूं। ये जो आरबीआई आज गाइडलाइन दे रहा है, दूसरे जो वित्त विभाग केंद्र का गाइडलाइन दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है, तो ये नीतिगत फैसले हैं जो यहाँ पर समय समय पर जो केंद्र में सरकारें रही है उन्होंने जो नीतियां बनाई। मैंने कहा एफआरबीएम में बनाने वाली जो है वो केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार है, भाजपा की, कांग्रेस ने समर्थन किया, और राज्य में जो है वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस की सरकार। तो इसलिए आज कैसे जो ये संकट खड़ा, गंभीर संकट है, मैं कह रहा हूं आपको। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई संसाधन नहीं है। हमको अगर करना, मैं कह रहा हूं विकल्प क्या है, ये जो हमारा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो हमारा 4000 करोड़ से ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूं लाना पड़ेगा। बिल्कुल केंद्र में जो है डबल इंजन की सरकार भाजपा कहती थी यहाँ पर, तो वो भी उस हद को नहीं ले पाई। जो शेयर पड़ा हुआ है बीबीएमबी का लगभग 4000 करोड़ रुपया, ये हमें वापस नहीं मिल रहा है। जयराम जी ने भी बहुत प्रयास किए और अब सुखू जी भी इस मामले को उठा रहे हैं। राजीव जी वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मैं तो कह रहा हूँ वो डबल इंजन की सरकार कहाँ गई। जी भारती जी, भारती जी मैं प्रश्न नहीं सुन पाया मैं। ये जो हमारा पंजाब पुनर्गठन का जो हमारा पैसा जो बीबीएमबी का शेयर था लगभग 4000 करोड़ रुपया जो क्लेम हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस को जीते थे, ये आज तक नहीं मिल पाया भारती जी। और इसी तरह से हमारी कई मुद्दे हैं जो केंद्र के साथ लंबित पड़े हैं, इनमें क्या प्रयास होने चाहिए? हमारी सेंटर के साथ भी हैं और स्टेट्स के साथ भी हैं, पंजाब के साथ भी हैं। मैं जब जीएडी में था तो हमारी ड्यूटी लगती थी, कभी चीफ पंजाब के साथ, कभी किसके। अब मीटिंग होती है, स्टेट लेवल मीटिंग भी होती है, सेंटर के साथ तो होती रहती हैं, लेकिन इससे सिरे नहीं चढ़ती बात। मुझे समझ नहीं आया कि कई बार मैं जब वो बिल साइन करता था सीसल होटल के इन जीएडी, तो डर लगता था इतना खर्चा, तो मैंने कहा इतना तो मिल नहीं रहा है। तो बड़ा मुश्किल जैसी बात है ये। स्टेट लेवल सारी पार्टीज को मिलजुल के होगा ये काम, ऐसे नहीं होगा। मिलजुल के सेंटर से भी बात करें, और आई थिंक बीबीएमबी का तो सुप्रीम कोर्ट से भी हुआ है। तो आप पता नहीं सिरे 7.1% की बात भी हम कई सालों से सुन रहे हैं, ये सिरे नहीं चढ़ रही हैं बातें। ये हमें स्टेट को अगर स्टेट्स के बसिंदे होने की वजह से बात करनी चाहिए, तो ये है कि ये मिलना चाहिए। सारी सरकारें कोशिश करती हैं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि सारे चीफ मिनिस्टर एक से बढ़कर एक, और बड़े सच्चे दिल से मैंने देखा कितने तो डीओ लिखते थे सीएम साहब, वीरभद्र जी के समय में, धूमल साहब के समय में, सभी के ये डीओ जाते रहे। आगे भी आदरणीय जयराम जी के समय में, और अब भी जा रहे होंगे, क्योंकि मैं अब गवर्नमेंट से थोड़ा बाहर हूँ। तो ये सारी सरकारें कोशिश करते रहे। ये जैसे कि संजय जी ने भी कहा कि हमारे दो ही रास्ते हैं हमारे पास ना। आवाज आ रही है? जी तो एक तो हम अपने एक तो देखो सेंट्रल असिस्टेंस के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, ये बात तो भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मैं देखा था ग्रांट इन एड जो है ये कांग्रेस के समय में नहीं कम हुई। अब देखो आप, ये धीरे धीरे कम होती है। फाइनेंस अवार्ड या दूसरे जो होते हैं ग्रांट इन एड में 17,633 करोड़ में अभी ये नोट कर रहा था 21-22 में थी, जो 22-23 में 15,946 करोड़ रहेगी, और 23-24 में इसका सिर्फ 13,048 करोड़ का लगा रहे। तो ये ग्रांट इन एड लगातार लग रही है। मतलब ये सरकार विशेष का नहीं है शायद, ये कोई रूल होता है। 25-26 तक नए कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद फिर हमारा शायद ठीक चले। ये होता है, ये टेपरिंग बोलते हैं ना, टेपरिंग धीरे धीरे घटती जाती है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में घट रही है। ये सरकार विशेष के साथ नहीं है, ये वैसे ही घट रही है। 9,000 से सीएम साहब की स्पीच में खुद है कि 3200 करोड़ रह जाएगी 25-26 तक। तो ये घटती है। अब मेरे ख्याल में एक महीने में या 2 महीने में नया कमीशन बैठने वाला है, उसकी रिपोर्ट 25-26 में लागू होगी जब बनेगी। एक तो सेंट्रल असिस्टेंस, दूसरा जैसे चौहान साहब ने भी कहा
संजय जी ने कहा, कौशल जी ने, हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं। जी जी जी, धन्यवाद। चर्चा आज हम चर्चा कर रहे थे कि जो अचानक वित्तीय संकट एक हिमाचल पे आने वाला है और नई सरकार है, हाँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी शासन में पहली बार आए हैं, लेकिन अब उनके सम्मुख कड़ी चुनौतियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि हमारी ग्रांट भी कम हो रही है। हमारी लोन पे जो चला हुआ था, कर्ज लेकर जो घी पी रहे थे हम लंबे समय से, वो घी भी अब घी में भी कमी कर दी गई है। वहीं एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट की एक सीलिंग कर दी गई है। कहीं ना कहीं विकास कार्य आने वाले समय में बुरी तरह प्रभावित होने वाले हैं। सुक्खू सरकार ने संसाधन बढ़ाने के लिए बजट में वाटर सेस, मिल्क सेस, कई चीजें की, लेकिन वाटर सेस का मुद्दा भी कहीं ना कहीं केंद्र ने अटका दिया है। तो केंद्र का रवैया चाहे जैसा भी रहा है, लेकिन आने वाले समय में इन चीजों से उबर पाना हिमाचल के लिए बहुत बड़ी कड़ी चुनौती है। सुझाव आए हैं कि संसाधन बढ़ाए जाएं, लेकिन नहीं, केंद्र के सहारे के बिना ये राज्य नहीं चल सकता। ये कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब यहाँ पे नहीं है, नाम मात्र इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री है, बागवानी है, कृषि है और पर्यटन है इसका मेन आधार। पर्यटन को भी अगर थोड़ा ज्यादा बढ़ा लेंगे तो जीएसटी कलेक्शन में वो थोड़ी बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन राज्य इस तरह से नहीं चल पाएगा। विकास कार्य आने वाले समय में प्रभावित होंगे। हालांकि ये मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के आगे रखा है, लेकिन इस पे क्या हो पाता है, कैसे हो पाता है, ये सारी चीजें अभी आगे भविष्य पे तय करेंगी कि हिमाचल का विकास का अब अध्याय निरंतर चलेगा कि उसमें अब रुक रुक के हमें चलना होगा या विकास बिल्कुल ठप हो जाएगा। आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की है और आप सबने इस चर्चा में भाग लिया। सबका धन्यवाद।